बड़ा ही मोटिवेशनल है, बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। प्रिय दर्शकों, कौवा ने बताया, इन 3 प्रकार के लोगों पर भूल कर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। यह लोग बहुत बड़ा धोखा देते हैं। दर्शकों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों आप उसका फायदा उठा सकें। तो शुरू करते हैं। दर्शकों, आज की यह प्यारी सी कहानी, यह प्यारा सा वीडियो, प्रिय दर्शकों, प्राचीन समय की बात है। किसी जंगल में एक कौवा और कौवी का जोड़ा रहा करता था। वह दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बड़ा प्रेम करते थे, एक दूसरे का बड़ा आदर सम्मान करते थे। वह दोनों एक दूसरे के बिना भोजन तक नहीं करते थे। कौवा जंगल में जाता और अपनी पत्नी कौवी के लिए मीठे मीठे दाना पानी लेकर के आता और कौवी अपने पति का बहुत ध्यान रखती, कौवा से बड़ा प्रेम करती। इस प्रकार दोनों का ही जीवन बड़े सुख से व्यतीत हो रहा था। उनके जीवन में किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था। परंतु प्रिय दर्शकों, कौवी जो थी वह बड़ी भोले स्वभाव की थी। वह किसी की भी बातों पर बड़े जल्दी विश्वास कर लेती थी, किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा कर लिया करती थी। इस बात से कौवी का पति कौवा बड़ा परेशान था। कौवा अपनी पत्नी के लिए हर दिन मीठे मीठे फल लेकर आता, दाना पानी लेकर के आता। इस बात को जंगल के सभी पक्षी जानते थे कि यह कौवा बड़ी मेहनत करता है और जंगल में बहुत दूर तक खोजने के बाद मीठे मीठे फल लेकर आता है। दर्शकों, अब हर दिन कुछ पक्षी आते और कौवी से मीठी मीठी बातें करते और कहते कि हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। इस प्रकार दूसरे पक्षियों की मीठी मीठी बातों में आकर वह कौवी अपना सारा भोजन, अपना सारा दाना पानी दूसरे पक्षियों को दान कर दिया करती थी और कौवा और कौवी के लिए कोई भी दाना पानी नहीं बचता था। वह दोनों भूखे ही सो जाते थे। इस बात से प्रिय दर्शकों, वह कौवा बड़ा नाराज रहता था। वह अपनी पत्नी से हर दिन कहता था कि प्रिय, तुम्हें आंख मूंद का दूसरों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, ऐसे लोग अक्सर धोखा देते हैं। तब वह कौवी कहती है कि पिया जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? दूसरे पक्षियों के पास खाने के लिए दाना पानी नहीं है, हमारे पास तो हर दिन दाना पानी आता है, इसीलिए मैं सबको दान कर देती हूँ। तब प्रिय दर्शकों, वह कौवा अपनी पत्नी कौवी से कहता है कि प्रिय, तुम मेरी बात को इस प्रकार नहीं समझोगी। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी में तुम्हें पता लगेगा कि क्यों आंख मूंद कर इन 3 प्रकार के लोगों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। कौवी कहती है कि पिया जी, आप अपनी कहानी प्रारंभ करिए, मैं पूरा मन लगा कर के कहानी सुनूंगी। दर्शकों, अब कौवा अपनी कहानी प्रारंभ करता है। कौवा कहता है कि प्रिय, कुछ समय पहले की बात है। किसी राज्य में एक राघव सिंह नाम का राजा राज्य करता था। वह राजा बड़ा ही परोपकारी था, बड़ा ही दयालु था। वह अपने नगर में, अपने राज्य में रहने वाले सभी दीनहीन गरीबों की खूब सेवा किया करता था। उनके लिए कई योजना चलाया करता था। राजा राघव सिंह अपने नगर वासियों की बड़ी चिंता करता था। नगर के भी सभी लोग अपने राजा से बड़े प्रसन्न थे। वह सभी जानते थे कि हमारे राज्य का राजा बहुत ही अच्छा है, कभी हमें भूखा नहीं मरने देगा, हमारा बड़ा ध्यान रखेगा, हमारी बड़ी सेवा करेगा। इस बात से पूरा राज्य बड़ा प्रसन्न रहता था। सभी के घर में हर्ष उल्लास का माहौल रहता था। राज्य के सभी लोग चैन की नींद सोया करते थे। प्रिय दर्शकों, कौवा आगे कहता है कि प्रिय, वह राजा अपने राज्य में आने वाले हर फरियादी की मुराद पूरी किया करता था। जो भी व्यक्ति राजा से कुछ मांगा करता था तो राजा उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाता था। इस बात को
राज्य के सभी लोग बड़े अच्छे से जानते थे कि अगर हम राजा के दरबार में जाएंगे तो कभी खाली हाथ लौटकर नहीं आएंगे। दर्शकों, एक दिन की बात है। राजा के दरबार में एक मयंक नाम का आदमी आता है और वह आकर के राजा को प्रणाम करता है। राजा कहता है कि बताइए, हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं? आपको क्या दुख तकलीफ है? तब मयंक कहता है कि राजा साहब, हमने सुना है कि आप बड़े ही परोपकारी राजा हैं। आपके दरबार से कोई भी खाली हाथ लौट कर नहीं जाता है। तब राजा कहता है कि आपने बिल्कुल सही सुना है। आप मांगिए, आप क्या मांगना चाहते हैं? दर्शकों, अब तो मयंक राजा से कहता है कि राजा साहब, 5 दिन के लिए हम आपका राज्य चलाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि आप अपने राजमहल में जाकर आराम करें और 5 दिनों तक आपका राज्य हम चलाएंगे। आपके राज्य पर हम राज्य करेंगे, आपकी राज्य गद्दी पर हम बैठेंगे, हम जो कहेंगे वही होगा। दर्शकों, पहले तो राजा कुछ सोच में पड़ जाता है, परंतु वह अपने दरबार में आए हर व्यक्ति की इच्छा पूर्ण किया करता था। कुछ देर बाद राजा अपने राज्य सिंहासन से नीचे उतर आता है और अपने सभी मंत्रियों से कहता है कि आज से 5 दिनों के लिए मयंक हमारे राज्य का राजा है। अगले 5 दिनों तक मयंक जो भी आदेश देगा उसका पालन किया जाना चाहिए। 5 दिन बाद हम अपनी राज्य गद्दी पर लौटेंगे। दर्शकों, इतना कहकर वह राजा मयंक को अपना राज्य सिंहासन सौंपता है और राजा अपने राज्य महल में जाकर आराम से बैठ जाता है। इधर मयंक राजा का राज्य सिंहासन पाकर बड़ा ही प्रसन्न था। वह झट से जाकर सिंहासन पर बैठ जाता है और सभी मंत्रियों को आदेश देता है कि हमारी सेवा की जाए। दर्शकों, मयंक अपनी बड़ी सेवा करवाता है, अपने पसंद का भोजन बनवाता है और रहने के लिए राजमहल का सबसे आलीशान कक्ष चुनता है। राज्य के लोग अपने राजा के इस निर्णय से प्रसन्न नहीं थे। वह सभी जानते थे कि राघव सिंह से अच्छा राजा हमें नहीं मिल सकता, इसलिए राज्य की सभी प्रजा बड़ी नाराज थी। वह अपने राजा को एक बार फिर राज्य सिंहासन पर बैठा हुआ देखना चाहते थे। दर्शकों को वह आगे कहता है कि प्रिय, मयंक जो था वह बड़ा ही निर्दय था। वह अपने राज्य की प्रजा पर बड़ा अत्याचार करने लगा। पहले ही दिन वह नगर भ्रमण के लिए जाता है और जो भी वस्तु उसे अच्छी लगती वह उसे प्रजा से छीनकर अपने पास रख लेता। इस प्रकार का अत्याचार देखकर नगर की प्रजा बड़ी दुखी हुई। दर्शकों, धीरे धीरे 5 दिन व्यतीत हो जाते हैं। मयंक ने पूरे राज्य में कोहराम मचा दिया था। कौवा आगे कहता है कि प्रिय, अब 5 दिन बाद वह राजा राघव सिंह मयंक के दरबार में आता है और कहता है कि मयंक, अब तुम्हारे राज्य करने के 5 दिन पूरे हो चुके हैं। अब तुम हमारे यह सिंहासन से नीचे उतर सकते हो। तब मयंक कहता है कि राजा साहब, मैंने आपके बारे में जो सुना था मैंने आपको उससे बढ़कर पाया है। मैंने तो सुना था कि आप साक्षात परमात्मा के स्वरूप हैं। आपके दरबार में आकर कोई भी मनुष्य खाली हाथ नहीं जाता है और मैंने वैसा ही पाया। पहले तो मैं सोच कर आया था कि 5 दिनों तक आपके राज्य पर राज करूंगा, परंतु अब मैं आपसे हमेशा के लिए आपका राज्य मांगना चाहता हूँ। मैं हमेशा के लिए आपके राज्य पर राज करना चाहता हूँ। परमात्मा के लिए आप अपना राज्य मुझे सौंप दीजिए और आप अपने परिवार के साथ यात्रा के लिए निकल जाइए। प्रिय दर्शकों, राजा राघव सिंह बड़ा ही परमात्मा व्यक्ति था। उसे राज्य का और धन दौलत का कोई लोभ नहीं था। वह कहने लगा कि मयंक, अगर तुम हमारे राज्य पर राज करना चाहते हो तो हमें इस बात से कोई आपत्ति नहीं है। ईश्वर ने हमारे भाग्य में यहीं तक का राज लिखा होगा। हमारे भाग्य में जो लिखा है वह हमें मिल ही जाएगा। हम अपना राज्य आज से हमेशा के लिए तुम्हें सौंपते हैं।
दर्शकों, इतना कहकर राघव सिंह अपने राज्य महल में अंदर जाता है और वह अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, हमने हमारा राज्य मयंक को हमेशा के लिए दे दिया है, दान कर दिया है और महाराज मयंक के आदेश अनुसार हमें हमारे परिवार के साथ यात्रा के लिए जाना है। दर्शकों, राघव सिंह की पत्नी भी बड़े भोले स्वभाव की थी, बहुत पतिव्रता थी। उसने अपने पति से कोई भी सवाल जवाब नहीं किया और कहने लगी कि स्वामी, आप जैसा कहते हैं मैं वैसा ही करूंगी। दर्शकों, कौवा आगे कहता है कि प्रिय, अब राघव सिंह अपनी पत्नी और अपने दोनों पुत्रों के साथ यात्रा के लिए निकल पड़ता है। राघव सिंह और उसकी पत्नी ने अपने राजसी वस्त्र त्याग दिए और सभी कीमती जेवर भी निकाल कर महल में ही रख दिए और राजमहल से बाहर निकल आए। महल से बाहर निकलने के बाद राघव सिंह सोचने लगे कि जब हम राजा थे तो हमारी यात्रा के लिए कई रात कई हाथी सजाए जाते थे, हमारा स्वागत करने के लिए कई लोग खड़े रहते थे, परंतु आज हमें पैदल चलकर ही अपनी यात्रा करनी होगी। लगता है ईश्वर ने हमारे भाग्य में यही लिखा है। प्रिय दर्शकों, यही सोचकर राघव सिंह और उसकी पत्नी अपने दोनों पुत्रों के साथ निकल पड़ते हैं। कई दिनों तक चलते चलते वह सभी किसी अन्य नगर में पहुंचते हैं और नगर में पहुंचकर राघव सिंह और उसकी पत्नी एक कुटिया बनाते हैं और उस कुटिया में रहने लगते हैं। प्रिय दर्शकों, कौवा आगे कहता है कि प्रिय, कई दिनों तक राघव सिंह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ उसी नगर में रहता है। तभी एक दिन की बात है, कोई बहुत बड़ा व्यापारी यात्रा पर निकला हुआ था। वह अपने लोगों के साथ उसी नगर में आता है जहां राघव सिंह रह रहा था। वह व्यापारी उस नगर में आकर नगर के बाहर अपना डेरा जमाता है। उसके सभी साथी लोग व्यापारी के लिए डेरा लगाते हैं। व्यापारी कुछ दिनों तक उस नगर में ठहरने वाला था। अगले दिन व्यापारी नगर में टहलता हुआ और राघव सिंह की कुटिया के पास पहुंच जाता है। जब वह व्यापारी कुटिया के पास जाकर देखता है तो राघव सिंह की पत्नी कुटिया के बाहर कुछ काम कर रही थी। प्रिय दर्शकों, राघव सिंह की पत्नी बड़ी ही सुंदर और बहुत ही रूपवान थी। व्यापारी ने जब उसे देखा तो वह देखता ही रह गया। वह सोचने लगा कि यह स्त्री तो कोई बड़े खानदान की मालूम पड़ती है, यह तो बड़ी ही सुंदर है। ऐसी स्त्री को तो हमारी पत्नी होना चाहिए, हमारे साथ रहना चाहिए। दर्शकों, उस दिन तो वह व्यापारी राघव सिंह की पत्नी को देखकर अपने डेरे में लौट जाता है, परंतु अगले दिन वह व्यापारी रोता हुआ गिड़गिड़ाता हुआ राघव सिंह की कुटिया के पास पहुंच जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि बाहर आइए, बाहर निकलिए। ऐसी आवाज सुनकर राघव सिंह और उसकी पत्नी अपनी कुटिया से बाहर निकलते हैं और कहते हैं कि अरे भाई, तुम क्यों रो रहे हो, क्यों इतने परेशान हो, क्या बात है। दर्शकों, तब वह व्यापारी बताता है कि भाई साहब, आप तो बड़े ही दयावान मनुष्य मालूम पड़ते हैं, आप मेरी सहायता करिए। मेरी पत्नी गर्भवती है, परंतु उसकी सेवा करने के लिए कोई भी स्त्री नहीं है। वह मेरी संतान को जन्म देने वाली है। क्या आप अपनी पत्नी को कुछ देर के लिए मेरे साथ भेज सकते हैं? वह मेरी पत्नी का ध्यान रखेगी और मेरी पत्नी की सहायता करेगी। दर्शकों, राघव सिंह तो बड़ा ही दयालु था, बहुत ही नेक दिल का आदमी था। उसने जरा भी संदेह नहीं किया और अपनी पत्नी से कहा कि प्रिय, तुम इस आदमी के साथ चली जाओ, इसकी पत्नी लगता है बहुत पीड़ा में है। अगर हम अपनी ऐसी हालत में भी किसी मनुष्य की सहायता कर सकें, किसी के काम आ सके, तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। दर्शकों, राघव सिंह की पत्नी ने एक बार भी कोई सवाल नहीं किया। वह चुपचाप उस व्यापारी के साथ चल पड़ी। कुछ देर तक चलने के बाद व्यापारी ने राघव सिंह की पत्नी से कहा कि आप मेरे घोड़े पर बैठ जाइए।
मेरा डेरा यहाँ से कुछ दूर है। दर्शकों, राघव सिंह की पत्नी ने जरा भी संदेह नहीं किया और वह व्यापारी के साथ उसके घोड़े पर बैठ गई। अब तो वह व्यापारी अपने घोड़े को भागता हुआ और अपने डेरे के पास पहुंचा और अपने साथियों से कहा कि अपने नगर के लिए लौटो। दर्शकों, इतना कहकर वह व्यापारी अपने घोड़े को भगाता हुआ और चल पड़ा। यह देखकर राघव सिंह की पत्नी समझ गई थी कि यह व्यापारी जरूर कोई चाल चल रहा है और इसने झूठ बोलकर के हमें साथ में लेकर आया है। परंतु प्रिय दर्शकों, वह व्यापारी अपना घोड़ा नहीं रोकता है। राघव सिंह की पत्नी बहुत चिल्लाती है, घोड़े से उतरने की बहुत कोशिश करती है, परंतु वह व्यापारी के सामने बेबस थी। व्यापारी अपने घोड़े को भगाता हुआ कई नगर पार करता हुआ अपने नगर में पहुंच गया। इधर शाम के समय राघव सिंह सोचने लगा कि अभी तक हमारी पत्नी लौटकर नहीं आई है, ना जाने वह कहाँ चली गई। इतना समय तो नहीं लगना चाहिए था। दर्शकों, इतना सोचकर राघव सिंह अपने बच्चों को कहता है कि तुम कुटिया से बाहर मत निकलना, मैं तुम्हारी माँ को देखकर आता हूँ। राघव सिंह पूरे नगर में उस व्यापारी को ढूंढता है, उसके डेरे को ढूंढता है, परंतु उस व्यापारी के साथी तो डेरा लेकर के और अपने नगर के लिए लौट गए थे। कई घंटे ढूंढने पर भी राघव सिंह को वह व्यापारी और उसका डेरा नहीं मिलता है। प्रिय दर्शकों, अब राघव सिंह बड़ा चिंतित हो जाता है। वह तुरंत दौड़ता हुआ अपनी कुटिया में आता है और अपने दोनों बच्चों को अपनी गोद में उठाकर और अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। राघव सिंह सोचता है कि वह व्यापारी जरूर जंगल के रास्ते निकल गया होगा। ऐसा सोचकर राघव सिंह अपने दोनों बच्चों को लेकर जंगल के रास्ते निकल पड़ता है। प्रिय दर्शकों, चलते चलते राघव सिंह बहुत घने जंगल में पहुंच जाता है, जहां एक नदी बह रही थी। अब कुछ देर चलने के बाद राघव सिंह के बड़े पुत्र को एक भेड़िया पकड़ कर ले जाता है। यह देखकर राघव सिंह बड़ा घबरा जाता है और वह अपने छोटे पुत्र को नदी के किनारे पर ही छोड़कर और भेड़िए के पीछे भागता है। परंतु प्रिय दर्शकों, वह भेड़िया तो उसके पुत्र को लेकर और बहुत दूर निकल जाता है। जब राघव सिंह पीछे मुड़कर देखता है तो उसके छोटे पुत्र को नदी में से निकलकर एक मगरमच्छ ले जाता है। यह देखकर राघव सिंह बड़ा दुखी होता है। वह बैठकर रोने लगता है, सोचता है कि पहले मेरे हाथ से राज्यपाट चला गया, उसके बाद मेरी पत्नी भी चली गई और अब मैंने दोनों पुत्र को भी खो दिया है। प्रिय दर्शकों, अब तो राघव सिंह के दुख का कोई ठिकाना नहीं था। उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। वह हताश परेशान होता हुआ और जंगल के रास्ते चला जाता है। पूरी रात चलता जाता है। जंगल खत्म होने के बाद वह किसी दूसरे नगर में पहुंच जाता है। नगर में पहुंचकर वह देखता है कि नगर के बीच में बहुत भीड़ लगी है। सभी लोग घेरा जमा करके खड़े हैं। प्रिय दर्शकों को वह आगे कहता है कि प्रिय, उस नगर का एक नियम था कि जब वहाँ के राजा की मृत्यु हो जाती थी तो राजसी तोता को नगर के बीच में उड़ाया जाता था और वह तोता जिस भी मनुष्य के ऊपर जाकर बैठता था वही उस नगर का नया राजा बन जाता था। राघव सिंह जाकर के उसी भीड़ के पीछे खड़ा हो जाता है। तभी वह सैनिक राजसी तोते को हवा में उड़ाते हैं। तोता पूरे नगर का चक्कर लगा करके और राघव सिंह के सर पर आकर बैठ जाता है। अब प्रिय दर्शकों, तोता का बैठना हुआ। तभी मंत्री और सभी सिपाही आकर के राघव सिंह के सामने हाथ जोड़ कर के खड़े हो गए। तब राघव सिंह ने पूछा कि आप यह क्या कर रहे हैं? तब मंत्री ने बताया कि आज से आप इस नगर के महाराज हैं। यह तोता जिसके भी सर पर बैठता है वही नगर का राजा कहलाता है, क्योंकि हमारे नगर के राजा की मृत्यु हो चुकी है। प्रिय दर्शकों, तब राघव सिंह कहता है कि मान्यवर, मैं तो खुद अपने राज्य को त्याग करके आया हूँ।
भला मैं इस नगर का राजा कैसे बन सकता हूँ। अब यह सुनकर मंत्री बड़े प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि महाराज, आपसे अच्छा राजा तो हो ही नहीं सकता। जिसने खुद राज्यपाट को त्यागा हो, वही तो नगर के लोगों की सेवा कर सकता है। प्रिय दर्शकों, राघव सिंह ने बहुत मना किया, परंतु नगर के सभी लोगों ने उनकी एक नहीं सुनी और उन्हें नगर का राजा घोषित कर दिया। राघव सिंह ने भी इसे परमात्मा का आशीर्वाद समझा और नगर पर राज्य करने लगे। राजमहल में जाकर राजसी वस्त्र पहनकर और वह नगर के राजा बन गए। प्रिय दर्शकों, कौवा आगे कहता है कि प्रिय, इधर राघव सिंह के जिस पुत्र को वह भेड़िया पकड़ कर ले गया था, उसे एक शिकारी ने बचा लिया था, और जिस पुत्र को मगरमच्छ पकड़ के पानी में ले गया था, उसे एक मछुआरे ने मगरमच्छ को मार कर बचा लिया था। वह शिकारी और वह मछुआरा दोनों उसी नगर में रहते थे जहाँ का राजा राघव सिंह बना था। संजोग से उन दोनों की कोई भी संतान नहीं थी। अब राघव सिंह के बड़े पुत्र को वह शिकारी अपने पुत्र के समान पालता है और उधर राघव सिंह के छोटे पुत्र को वह मछुआरा अपने घर में पालता है। अब इस प्रकार कई वर्ष बीत जाते हैं। राघव सिंह अपने महल में बड़ा अकेला था। वह पूरे नगर की सेवा तो करता था, किसी को खाली हाथ नहीं लौटाता था, परंतु उसे अपनी पत्नी और अपने दोनों पुत्रों की बड़ी याद आती थी। वह बहुत दुखी रहता था। दर्शकों, अब कई साल व्यतीत हो जाते हैं। राजा राघव सिंह के दोनों पुत्र अब बड़े हो चुके थे, इसीलिए वह राजा की सेना में शामिल हो जाते हैं, परंतु वह नहीं जानते थे कि वह जिस सेना का हिस्सा है, वह सेना उन्हीं के पिताजी की है। क्योंकि प्रिय दर्शकों, इतने बड़े होने के कारण उनकी सूरत बदल चुकी थी और वह दोनों एक दूसरे को भी नहीं पहचान पा रहे थे कि हम दोनों सगे भाई हैं और यहाँ के राजा हमारे पिताजी हैं। वह दोनों ही पुत्र बड़े ही बलशाली थे, बड़े ही तेजस्वी थे, इसीलिए उन्हें राजा के अंगरक्षक के रूप में तैनात कर दिया जाता है। राजा भी अब अपने पुत्रों को नहीं पहचान पा रहा था, परंतु राजा को अपने दोनों ही अंगरक्षकों से बात करना बड़ा पसंद था। दर्शकों, इस प्रकार कुछ समय गुजरता है। इधर वह व्यापारी जो राघव सिंह की पत्नी को लेकर भागा था, वह बहुत प्रयास करता है उससे विवाह करने के लिए, परंतु राघव सिंह की पत्नी बहुत ही पतिव्रता थी। वह उस व्यापारी से विवाह नहीं करती है और अपनी जिद पर अड़ी रहती है। कुछ सालों बाद वह व्यापारी उसी नगर में आता है जहां राघव सिंह राजा बना हुआ था। क्योंकि प्रिय दर्शकों, वह व्यापारी उस नगर के पुराने राजा को बहुत अच्छे से जानता था और उसका उस नगर में आना जाना लगा रहता था। जब वह व्यापारी उस नगर में आता है तो वह राघव सिंह की पत्नी को भी साथ में लाता है, क्योंकि प्रिय दर्शकों, वह उसे अपने साथ ही रखता था। उसे लगता था कि कहीं यह स्त्री भाग न जाए। दर्शकों, कौवा आगे कहता है कि प्रिय, वह व्यापारी जब अगले दिन राजा से मिलने के लिए राज्य दरबार में जाता है, तब वह मंत्री उसे बताते हैं कि अरे व्यापारी जी, आपके मित्र पुराने राजा तो अब इस दुनिया में नहीं रहे। यह सुनकर वह व्यापारी बड़ा दुखी होता है। तब मंत्री कहता है कि व्यापारी जी, परंतु हमारे जो नए राजा हैं, वह तो बड़े ही अच्छे हैं, बड़े ही नेक दिल हैं। आपको उनसे मिलकर बड़ा अच्छा लगेगा। प्रिय दर्शकों, यह सुनकर वह व्यापारी बड़ा प्रसन्न होता है और वह ढेर सारे उपहार लेकर राजा से मिलने के लिए राजमहल के अंदर जाता है। वह कहता है कि राजा साहब, इस नगर के जो पुराने राजा थे, वह हमारे बहुत अच्छे मित्र थे। व्यापार के सिलसिले में हम उनसे मिलते रहते थे। प्रिय दर्शकों, राजा राघव सिंह उस व्यापारी की खूब आओ भगत करते हैं, उसका खूब स्वागत करते हैं। वह व्यापारी कई देशों में घूम चुका था, कई जगह का उसे अनुभव था। राघव सिंह उस व्यापारी से खूब बात करते हैं, उसके अनुभव के बारे में पूछते हैं
और अपने नगर में कई योजनाओं के बारे में बात करते हैं। इस प्रकार बात करते करते राघव सिंह और वह व्यापारी बड़े अच्छे मित्र बन जाते हैं और शाम का समय हो जाता है। व्यापारी को अब चिंता हो रही थी कि वह स्त्री हमारे डेरे में अकेली होगी, कहीं वह भाग ना जाए। यह सोचकर व्यापारी अब राजा से आज्ञा लेता है और कहता है कि महाराज हम चलते हैं। महाराज कहते हैं कि व्यापारी जी, अगर आप चाहें तो आज रात यहीं रुक सकते हैं, हम आपसे और भी बातें करना चाहते हैं। राजा की बात सुनकर व्यापारी कहता है कि राजा साहब, हमारी जो पत्नी है वह थोड़ी पागल है, उसका दिमाग थोड़ा कमजोर है। अगर हम नहीं गए तो वह हमारे डेरी से भाग जाएगी और ना जाने भागती हुई जंगल में चली गई तो क्या होगा। प्रिय दर्शकों, अब राजा कहता है कि व्यापारी जी, आप चिंता न करें, हम अपने कुछ सैनिक को भेजकर आपकी पत्नी की सुरक्षा के लिए तैनात कर देंगे। अब राजा अपने दोनों अंगरक्षकों को बुलाता है, यानी अपने पुत्रों को बुलाता है और कहता है कि तुम दोनों जाओ और व्यापारी जी के डेरे के पास उनकी पत्नी की सुरक्षा करो, वह डेरा छोड़कर भागना नहीं चाहिए। प्रियदर्शकों, अब राजा के अंगरक्षक तुरंत दौड़ते हुए व्यापारी के डेरे के पास जाते हैं और उस स्त्री की रक्षा के लिए डेरे के बाहर खड़े हो जाते हैं। इधर महल में वह राजा और व्यापारी खूब वार्तालाप करते हैं। अब प्रियदर्शकों, आधी रात का समय हो चुका था। राजा के जो दोनों पुत्र उस स्त्री की सुरक्षा कर रहे थे, परंतु वह नहीं जानते थे कि इस डेरे के अंदर हमारी माँ है और हम अपनी माँ की सुरक्षा कर रहे हैं। अब आधी रात में प्रियदर्शकों, राजा का जो छोटा पुत्र था उसे नींद आने लगती है, वह बैठे बैठे सोने लगता है। तब वह बड़ा पुत्र कहता है कि अरे भाई, तुम सो क्यों रहे हो? कहीं यह स्त्री अगर रात में भाग गई तो राजा साहब हमें बहुत दंड देंगे। तब छोटा पुत्र कहता है कि अरे भाई, मुझे तो नींद आ गई, तुम कोई अच्छी कहानी सुनाओ ताकि मेरी नींद भाग जाए। अब राजा का जो बड़ा पुत्र था वह कहता है कि भाई, मैं तुम्हें अपनी एक कहानी सुनाता हूँ। मेरी कहानी सुनकर तुम्हारी नींद तो क्या, तुम्हारी भूख प्यास सब मिट जाएगी। अब वह बड़ा पुत्र कहता है कि भाई, मैं एक राजा का पुत्र हूँ। मेरे पिताजी बड़े ही दयावान थे, दूसरों की खूब सेवा करते थे। वह अपने दरबार से किसी को खाली हाथ नहीं लौटने देते थे। एक दिन मेरे पिताजी ने अपना पूरा राज्य एक मयंक नाम के आदमी को दान कर दिया और वह मेरी माँ के साथ मुझे और मेरे छोटे भाई को लेकर यात्रा के लिए निकल पड़े। यात्रा करते करते जब हम एक नगर में पहुँचे तो वहाँ एक व्यापारी हमारी माँ को लेकर भाग गया। अब हमारे पिताजी मुझे और मेरे छोटे भाई को लेकर माँ को ढूंढने के लिए चले थे, परंतु जंगल में एक भेड़िए ने मुझे पकड़ लिया और वह मुझे लेकर भाग गया। जब पिताजी मेरे पीछे भागे तो मेरे छोटे भाई को एक मगरमच्छ पानी के अंदर ले गया। मुझे तो एक शिकारी ने बचा लिया और पाल पोस कर बड़ा किया है। प्रिय दर्शकों, जब वह बड़ा पुत्र इतनी कहानी सुनाता है तो वह छोटा लड़का रोने लगता है और वह उसके गले लग जाता है। तब वह बड़ा पुत्र कहता है कि भाई, क्या हो गया, तुम रो क्यों रहे हो? तो छोटा भाई कहता है कि भैया, मैं आपका छोटा भाई हूँ, मैं वही लड़का हूँ जिसे मगरमच्छ पानी में ले गया था। तब एक मछुआरे ने मुझे उस मगरमच्छ से बचाया था और मैं इसी नगर में रहता था। प्रियदर्शकों, अब तो वह दोनों भाई मिलकर बहुत रोते हैं, एक दूसरे के गले लगते हैं। रोने की आवाज सुनकर डेरे के अंदर से वह स्त्री बाहर आती है। वह कहती है कि अरे भाई, आप दोनों रो क्यों रहे हो? अब वह दोनों भाई उस स्त्री को अपनी कहानी सुनाते हैं और कहानी सुनकर उनकी माँ भी रोने लगती है और कहती है कि पुत्रों, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ, क्या तुमने पहचाना नहीं? मैं वही स्त्री हूँ
जिसे वह व्यापारी लेकर भाग गया था। अब प्रियदर्शकों, वह तीनों माँ बेटे एक दूसरे के गले मिलते हैं। अब वह सब कुछ जानते थे, परंतु वह यह नहीं जानते थे कि इस नगर के राजा हमारे पिताजी हैं। अगले दिन वह दोनों अंगरक्षक राजा के पास जाते हैं और कहते हैं कि महाराज, जिस स्त्री की हम रक्षा कर रहे थे, उस स्त्री को इस व्यापारी ने बंदी बनाकर लाया है। वह इसकी पत्नी नहीं है, वह तो हमारी माँ है, जिसे एक व्यापारी ने कुछ साल पहले भगा कर ले गया था। यह बात सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ जाता है, परंतु उसे विश्वास नहीं हो रहा था। वह अपने सिपाहियों को उस स्त्री को लाने के लिए भेजता है। जब सिपाही उस स्त्री को लेकर राजमहल में आते हैं, तो वह स्त्री तुरंत अपने पति को पहचान जाती है और कहती है कि स्वामी, मैं आपकी पत्नी हूँ, जिसे इस व्यापारी ने भगा कर ले गया था, और यह दोनों हमारे पुत्र हैं। प्रिय दर्शकों, अब राजा पूरी बात समझ जाता है। वह दोनों पुत्र भी बताते हैं कि पिताजी, हमें एक मछुआरे और एक शिकारी ने बचा लिया था। अब प्रिय दर्शकों, वह राजा उस व्यापारी को फांसी की सजा सुनाता है और राघव सिंह का पूरा परिवार मिलजुल कर राजमहल में बड़े आनंद से रहने लगता है। उधर मयंक, जो राघव सिंह का पुराना राज्य चला रहा था, उसके अत्याचार दिन पर दिन बढ़ते जाते हैं। नगर की पूरी प्रजा अपने राजा से बड़ी दुखी थी और सभी मंत्री भी राजा से बड़े दुखी थे। वह अपने पुराने राजा को वापस बुलाना चाहते थे। प्रियदर्शकों, अब किसी तरह मंत्री को पता चल जाता है कि हमारे पुराने राजा राघव सिंह किसी दूसरे नगर के राजा बन चुके हैं। तो इधर वह मंत्री अपने राजा मयंक को भोजन में विष मिलाकर के मौत के घाट उतार देता है और नगर की पूरी प्रजा और मंत्री अपने पुराने राजा के पास दूसरे नगर में जाते हैं और कहते हैं कि महाराज, आपका पुराना राज्य आपको एक बार फिर राजा के रूप में देखना चाहता है। प्रियदर्शकों, वह राजा अपने पुराने राज्य के लोगों को देखकर भावुक हो जाता है और वह अपने पुराने राज्य लौट जाता है। साल के 6 महीने वह अपने एक नगर को देखता, एक नगर में राजा रहता, और अगले 6 महीने वह अपने दूसरे नगर को देखता। इस प्रकार वह कई सालों तक अपने दोनों नगर को चलाता है और कुछ सालों बाद वह अपने दोनों पुत्रों को एक एक नगर दे देता है और उसके दोनों पुत्र राजा बन जाते हैं। अब राजा राघव सिंह भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है। तो प्रिय दर्शकों, इतनी कहानी वह कौवा अपनी पत्नी कौवी को सुनाता है। वह कहता है कि 3 प्रकार के लोगों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। नंबर 1, अधिक मीठा बोलने वाले। जो लोग अधिक मीठा बोलते हैं, वह जरूर कड़वाहट से भरे होते हैं, नफरत से भरे होते हैं और वह एक दिन बहुत बड़ा धोखा देते हैं। नंबर 2, अंजन और बहकाने वाले। ऐसे लोग अपने फायदे के लिए बहुत बड़ा झूठ बोलते हैं और आगे चलकर के धोखा देते हैं। नंबर 3, वासना में लीन रहने वाले। जो लोग वासना में लीन रहते हैं, उन्हें कुछ और समझ में नहीं आता और वह अपनी वासना को पाने के लिए ना जाने कितने झूठ बोलते हैं और किसी को भी धोखा दे सकते हैं। ऐसे लोगों से जितना हो सके उतना दूर रहना चाहिए। प्रियदर्शकों, कौवी को अपने पति की बात समझ में आ जाती है। वह अपने पति को बड़ा धन्यवाद देता है। कहती है कि पिया जी, यह कहानी बड़ी ही अच्छी लगी। तो प्रिय दर्शकों, हमारी आज की यह कहानी समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की यह कहानी पसंद आई होगी और आप इससे ढेर सारी प्रेरणाएं लेंगे। मिलते हैं अगली ज्ञान चर्चा के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।